नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, धारा 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रुख दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर लगे बहुत गंभीर आरोप। आज यात्रा यहाँ दोपहर के बाद फिर रवाना हुई है मौसम को साफ देखते हुए। सबसे पहले बात करते हैं धारा 370 को लेकर। धारा 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई थी। उस पर कुछ जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए हुए थे, कुछ अपना पक्ष जो सरकार की तरफ से रखा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अब कहा कि इसकी जो सुनवाई है 2 अगस्त से आगे जारी की जाएगी और 27 जुलाई तक जितने भी इसके पक्ष हैं, जितने भी इसकी पार्टीज हैं, उनको अपना अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से जो पक्ष रखा था उसमें यह था कि वहां के हालात सुधर गए हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आतंकवाद कम हुआ है, टूरिज्म बहुत ज्यादा आया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा इन चीजों को नहीं हमने देखना, वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो संविधान क्या कहता है संविधान देखना है। और सी जी बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। अगर सरकारों में इच्छा शक्ति हो, ये पत्थरबाजी ये सब चीजें जो अब धारा 370 के टूटने के बाद हटती हैं, वो उस वक्त पहले भी हट सकती थी। इसके साथ धारा 370 का कुछ भी लेना देना नहीं है। और जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कहो, खासकर अब जम्मू से जो जिन्हें हम कहते हैं हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, हम हमेशा सरकार के साथ रहते हैं, उनको धारा 370 हटने के से ना हटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नुकसान हो सकता है लेकिन फायदा भी नहीं होता, उनमें भी नहीं आते। सबसे बड़ी उनको ये है कि उनकी जो स्टेट हुड था, जो इतनी बड़ी रियासत थी, उसे खत्म करके यूटी बनाया गया है। इस पे ऊपर जम्मू की में अंदर भी बहुत नाराजगी है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस पे करीब 3 दर्जन याचिकाएं शायद पड़ी थी। उसमें एक शाह फैजल भी थे, उसके साथ जेएनयू की सेक्रेटरी रही है शाहिला, वो भी उसके साथ ज्वाइंट याचिका में थी। मुख्य याचिकाकर्ता पहले वही थे। उन्होंने अपने को अलग कर लिया, दोनों ने, शाहिला ने भी जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की लीडर रही हैं और शाह फैजल ने। बाकी सब तमाम पक्ष अभी वहीं खड़े हैं। आज पहली सुनवाई थी, उसमें 5 सदस्य जो संवैधानिक पीठ बनी है उसमें मुख्य नेतृत्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। और उन्होंने कल जो हलफनामा सरकार की ओर से नया दिया गया था, उसमें जो आपने जिक्र किया कि 370 टूटने के बाद वहाँ पर हालात साजगार हुए हैं, हमारी कैजुअलिटी कम हुई है, सुरक्षा बलों की G20 का वहाँ सम्मेलन हुआ है बिना किसी हिंसा के, और उसके अलावा बहुत सी बातें कहीं और हल्फनामे के अंदर, जिसको उन्होंने कह दिया कि हम इस पर कोई गौर नहीं करेंगे। आपने जो हल्फनामा दिया है, इसलिए कहा गया कि सभी पक्ष 27 तारीख तक हल्फनामा देकर अपनी अपनी बात कहें कि वो क्या कहना चाहते हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड आएगी। जहां तक बात कर रहे 370 की, वास्तव में 370 का देखिए एक विषय ऐसा था, अक्सर आरोप लगते थे, क्योंकि हमेशा से हमारी सीट के अंदर महाराजा साहब के बाद से जितनी भी सरकारें रही हैं वो कश्मीर सेंट्रिक रही हैं। ये अक्सर बीजेपी हो या प्रजा परिषद हो या दूसरी पार्टी हो, या अक्सर आरोप लगा कि कश्मीर नेतृत्व जो है जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव करता रहा है। ये आरोप लगते रहे हैं और ये बात फैक्ट है कि हमने खुद देखा। हैरत की बात यह है कि मेरे को खुद यहाँ पर बीजेपी और संघ से जुड़े 2-3 लोगों ने 2-3 बार मेरे से कमेंट किया, आप तो बाहर के बीजेपी और आरएसएस जो इसको लेकर लड़ाई लड़ रही थी। तो बीजेपी आरएसएस के अंदर चूंकि उनका एक एजेंडा था, जैसे 3 तलाक, ये 370 और समान जो आचार वाली कानून की बात है, जिस पर यूजीसी भी बात होनी है। कहने का बोलो अब यह कि ये एक ऐसा विषय था जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बन गया, जिसके बाद डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के बाद ये सब लोग नजरबंद किए गए। इन्होंने याचिकाएं लगाई। अब आज पहली डेट थी, उस सुनवाई से पहले सुबह इनके बयान आ गए, उमर अब्दुल्ला के और महबूबा मुफ्ती के, दोनों चीफ मिनिस्टर हैं विशेष दर्जे वाले जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कहा कि सरकार जो तर्क दे रही है कि यहाँ पर अमन व अमान है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये हो गया वो हो गया, किस इससे क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करनी चाहिए क्योंकि संवैधानिक बेंच है। वही बात कमोबेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है। उन्होंने कहा कि हम तो संवैधानिक बिंदु देखेंगे, पॉइंट देखेंगे, अगर उसके आपके पास ऐसी चीजें हैं। चूंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चूंकि ये अधिकार केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को था, बिल्कुल जो अब आज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती,
वो लोग स्वर्ग सुधार गए सब लोग। एक लास्ट वजह से वो कामरेड जस्टिस केडी सेठी, वो 2 साल पहले उनका भी इंतकाल हो गया, लास्ट मेंबर थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक इतना जबरदस्त जो रुख लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जो ये मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच का, उसमें एक जस्टिस कोल है, एक और है, ये जो जस्टिस खन्ना है, और भी लोग हैं, इनमें कई तो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं बिल्कुल इनके बाद। ये एक बात तो सही है, जी। मतलब एक इस बात को हम भी मानते हैं कि जो निर्णय लिया गया 5 अगस्त को लिया गया था, ये जो था धारा 370 खत्म करना, ये राष्ट्र के हित में था और पूरे दिन ने स्वागत किया। बिल्कुल, इसके से पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, संविधान क्या कहता है वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी तरह से करेगा। लेकिन यहाँ तक 370 का फायदा हो या नुकसान हो, जम्मू के लोगों को फायदा हो या नुकसान हो, फिर भी वेलकम किया है, बिल्कुल वेलकम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो असर पड़ा जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत का एक नाम जो सामने आया, उसके लिए बहुत ही अच्छी छवि बनी। और पाकिस्तान का और चाइना का दोनों का बुरा हाल हुआ इसमें। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे इतने बड़े राज्य को 2 यूटी में बांटते, 2 यूटी में भी अगर यूटी लद्दाख को भी बनाई जाती तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी। कि सबसे बड़ी दिक्कत यह आई है जो हमारे राज्य को यूटी बनाया गया, नहीं उसमें से हमारी हालात यहाँ पे। देखिए असली मुद्दा ये है कि हमने कई बार चर्चा की कि यूटी से राज्य बनते देखे, लेकिन राज्य से यूटी बनते देखा। मैं 370 का फिर खास तौर जिक्र करूँ, हमें याद आता है, आपने भी बहुत कवर किया कि किस तरह पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डालकर लगातार आंदोलित थे, लगातार। केवल पश्चिम पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात नहीं है, जिनके लब्बाराम गांधी नेता हैं, जो पंजाब से लाके वाल्मीकि समुदाय के लोग लाए गए, और उनको जो लाए गए इस भरोसे लाए गए कि हम आपको नागरिकता देंगे, उनको भी नागरिकता नहीं। गोरखे जो शुरू से रह रहे उनको नहीं। ये हक जो है, मैं इस बात के लिए कहता हूं कि हमारी इस सरकार से कई मुद्दों पे अलग राय हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन जहां तक अनुच्छेद 370 तोड़ने की बात है, ये दम केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह में थी, जिसका हर भारतवासी ने इन मेजॉरिटी उसका वेलकम किया। बात कहां फंसी, जो इन्होंने इसको यूटी में बनाया, दो एक राज्य को, कंप्लीट राज्य को, असली वहां से तकरार बढ़ी। और केवल ये नहीं कि कश्मीर में इसको लेकर आवाज उठी है, जम्मू में भी आवाज उठी है। बिल्कुल। जम्मू को आगे क्या हासिल हुआ? जम्मू को समझबाग जो दिखाए थे बीजेपी ने, पर यहाँ के लोकल लीडरशिप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सड़कों पे लोग आंदोलित थे, नौकरियां नहीं है, और बेरोजगारी का मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी में। ये तमाम विषय हैं जिसपे सरकार को गौर करना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है चुनाव। अब देखते हैं 27 जुलाई तक ये अपने क्या। और चीफ जस्टिस ने भी कहा 2 अगस्त से लगातार मंगल बुध वीर 3 दिन लगातार सुनवाई होगी, सोमवार और शुक्रवार, शनिवार संडे छुट्टी होती है, उन दिनों जो रेगुलर याचिकाएं चल रही हैं या नई याचिका आएंगी उन पर सुनवाई करेंगे। इसका मायने ये है कि रेगुलर सुनवाई का मतलब ये है कि इसका निर्णय विलंब से नहीं आएगा और जल्दी आएगा। और 2 बात और, आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के निदेशक को लेकर भी एक कड़ा फैसला हुआ कि 31 जुलाई तक उनका कार्यकाल है, आगे आप उसको नहीं बढ़ाएंगे। तीसरा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी जो रिपोर्ट जांच कमेटी थी उस पर भी फिलहाल सुनवाई चल रही है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट बैठ गई हैं। जी, एक बहुत बड़ी खबर है जम्मू की। जी, भाजपा के अध्यक्ष जो हैं जी रविंदर रैना, उन पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं जी, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का। जी, ये सुरेंद्र चौधरी जो पूर्व एमएलसी थे, जो पीडीपी के एमएलसी थे, और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी अलविदा कह के नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। सुरेंद्र चौधरी के बहुत पुराने ट्रेड यूनियन लीडर थे जी, उन्होंने नौशहरा से इलेक्शन लड़ा था, और इनके सामने रविंदर रैना थे, और बड़ी मुश्किल से रविंदर रैना वहां से जीते थे। इनका वहां पे अच्छा खासा टाइट फाइट हुई थी, और अच्छा खासा दबदबा है। और पीडीपी ने यही चीजों को देखते हुए ने एमएलसी बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। तो बाद में एक फ्रंट सा आया ना, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने शुरू किया, बाद में आम आदमी बड़ी आम आदमी, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के बैठे, थोड़ा दिन वहां का पानी पिया, स्वाद चखा, और आज फिर अलविदा कह के नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। और उन्होंने आरोप लगाए हैं जी रविंदर रैना पर, खासकर अध्यक्ष रविंदर रैना पर, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बहुत भ्रष्टाचार किया है,
और उन पे परिवारवाद के भी आरोप लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पीपी न्यूज लाइन की कोशिश है, जिस पर आरोप लगते हैं अगर रविंदर राणा चाहें तो उनका वेलकम है, पीपी न्यूज लाइन पर आके अपना पक्ष दे सकते हैं। ये हमारा खुला मंच है, हम इसमें कोई तंगदिली का इजहार नहीं करते। जहां तक आरोप की बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कहा जा रहा है यहाँ के प्रदेश नेतृत्व की ओर से कि +50+ लाएंगे, मुझे लगता है -50 होंगी सीटें इनकी। कहने का मतलब बिग जीरो की ओर इशारा कर रहे हैं ये सुरेंद्र चौधरी। और उन्होंने और भी तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने समझा जा सकता है जो आदमी पीडीपी में शामिल होकर बीजेपी के दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाली बात थी, वो उस विचारधारा छोड़कर इसमें आ गए। लेकिन अभी तक उनको लगता है कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। जिम्मेदारी दी होती, ये भी होता है राज। हालांकि उन्होंने आज ये भी कहा उमर अब्दुल्ला के सामने कि मैं केवल एक कार्यकर्ता काम करूंगा, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए। ये सब कहने की नेताओं की बात होती है। कोई ये नहीं कहता जो राजनीति में आया वो अपना एक एम और एजेंडा लेकर आता है। ये सब लोगों को एक कहते हैं ना, एक घुट्टी पिलाने वाली बात है। मकसद तो जब सियासत में आए हैं तो गोल तो अचीव करना है, कोई ना कोई भावना होती है। यहाँ पे जब जैसे सूत्रों से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सब कोई ठीक ठाक नहीं है जी। सुरेंद्र चौधरी आज चले गए हैं जी, कल को दूसरा किसकी बारी है, इसमें भी प्रश्न चल लगा हुआ। सबको लग रहा है जिस तरह ये लोग आए थे जी, उसी तरह से ये वापस जाने लगे हैं जी। सुरेंद्र चौधरी वो कहते हैं तू चल मेरी जगह रख, मैं भी आया जी। तो ये वहां से कहीं आए हुए पैराशूटी है ऐसा लेता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो कट्टर जो वर्कर है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो अपनी सारी जिंदगी में दे दी है भारतीय जनता पार्टी को, जब ये पैराशूटर आते हैं उनको साइडलाइन किया जाता है। बिल्कुल। जब कल को टिकट देने की बारी आएगी, जब कोई चीज दूसरी बारी आएगी, वो भी ये पैराशूटर ले जाएंगे। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी जो महसूस करने लगी है कि हम चुनाव जो है कार्यकर्ता के बगैर नहीं जीत सकते। पैराशूटर के नाम से चुनाव नहीं जीते जाएंगे, चुनाव जीते जाएंगे कार्यकर्ता के नाम से। ये तो शुरू से रहा है। भारतीय जनता पार्टी का RSS का कार्यकर्ता घर से खा के आता था, काम करता था, घर जाके खाता था। बिल्कुल। यहाँ तो लोग छीनने आते हैं, लूटने आते हैं जो। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये हमारे जो कार्यकर्ता नाराज हैं और शायद ये भी सोच रहे हैं कि इनको भी थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए। उसको देखते हुए वो जो बड़े बड़े दिग्गज आए थे जी, शायद वापस अपने घर चले जाएं। ये हो सकता है। और उसके अलावा ऐसी भी खबरें, इनके एनसी ज्वाइन करने में कुछ खबरें ऐसी भी उड़ी हैं कि भाजपा के जो पुराने जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता मतलब जो दरिया बिछाते रहे और उनको जो जिस सम्मान के वो अधिकारी थे, उनको आज तक वो सम्मान नहीं मिला, ऐसा भी सुनने में आ रहा। हो सकता है वो भी बीजेपी में जिन्होंने पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दे दिया, वो भी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में दो ही चीजें थी, जो आता है उसे प्रवक्ता बना दो बस, और वाइस प्रेसिडेंट बना दो। शायद वो भी कोटा खत्म हो गया, वो भी कोटा शायद सुरेंद्र चौधरी के नाम वो भी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सीजी अमरनाथ जी की यात्रा 3 दिन से यहाँ रुकी हुई थी। आज दोपहर के बाद यहाँ से यात्रा रवाना हुई है जी। उस कश्मीर में जो कल भी चलेगी थी यात्रा, लेकिन यहाँ जो रुकी हुई थी, और उसके साथ साथ यहाँ जम्मू के अंदर जिस तरह से यात्रियों की भरमार लगी हुई थी, 8000 से ज्यादा यात्री रुके थे जम्मू में, सांबा में, लखनपुर में, उधमपुर में, जगह जगह रुके हुए थे। और उनके लिए जो लंगर की व्यवस्था वगैरह भी की थी, हम तारीफ करेंगे राजकुमार गोयल की। उन्होंने आज फिर एक उद्घाटन किया, जो अमरनाथ श्राइन वेलफेयर यात्रा का जो है चेयरमैन है, उन्होंने आज भी वहाँ किया। और उन्होंने बहुत बड़ा एक लंगर लगाया हुआ है। और यात्रियों में थोड़ा सा लगा है कि वो थोड़ा आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा उन्होंने महसूस किया कि हम शायद हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। 3-4 दिन से निराशा में बैठे हुए थे। बिल्कुल, देखिए चेयर में बड़ी उदासी थी। हम गए थे वहाँ, पूरा पीपी न्यूज लाइन टीम वहाँ गई थी। हमने वहाँ रियलिटी चेक भी किया था, किस तरह लोग आक्रोशित थे। वहाँ जो लोग लगाए गए उनके व्यवहार से बड़ा रूखा व्यवहार था। वो चाहे पुलिस के लोकल अधिकारी हो या सिस्टम का कोई ना कोई अंग रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं काहिली उजागर हो रही थी। आज जब उनको ये संदेश मिला कि आप तैयार हो जाइए, पहले संदेश ये मिला कि रात को शायद रवाना होंगे, लेकिन फिर 1 घंटा का समय दे कहा जी 1 घंटे का समय, अभी तैयार हो जाइए। इसलिए आज दोपहर बाद, चूंकि मौसम आगे साफ दिखाई दिया, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही है कि रामबन के बाद फिर शायद लैंडस्लाइड हुआ है। तो कम से कम जो 8000 भगवती नगर कैंपस के अंदर से, जैसी फिगर हमें सूत्र बता रहे हैं, अधिकृत अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन सूत्र के हिसाब से बता रहे हैं 8000 जो लोग थे, उनको शायद उनमें से बड़ी तादाद में कड़ी सुरक्षा के बीच उनको रवाना किया गया। कुछ लोग चंद्रकोट रुके हुए थे और कुछ लोग सांबा कठुआ में रुके हुए हैं। इन सब को आस्ता आस्ता करके निकाला जा रहा है, चूँकि मौसम के आगे हर कोई बेबस है, चाहे वो सिस्टम जो बना रहे हैं नोडल अफसर हो, गवर्नर हो,
लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी हो, मौसम क्या किसी की चलती नहीं है। यह है कि मौसम ठीक होगा। अगर आज जैसे यात्रा रवाना हुई, 3 दिन बाद चौथा दिन था रवाना हुई है, तो हम समझते हैं कल भी उम्मीद करनी चाहिए इंद्र देवता अगर मेहरबान होंगे तो कल 5वां दिन भी जत्था जा पाएगा। जी, तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।